हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तिया जैनब एंड टुडे आई विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जो एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है एक तरीके से। टी.एस. एलियट ने इसको दिया था। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इफ़ वी ब्रेक द वर्ड्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऑब्जेक्ट और कोरिलेट का मतलब होता है रिलेट करना। क्यों रिलेट करना किसी ऑब्जेक्ट को? किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करना किसी प्ले में, ताकि उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक मैसेज पहुंचा सके ड्रामाटिस्ट या प्ले राइटर। गॉट इट? तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और अच्छे से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, a pattern of images, action or situations which somehow evoke a particular emotion without stating what the emotion should be. What is the meaning of this? मतलब कहानी में कभी कभी आप देखते होगे कि आपसे जो प्ले राइटर है या जो ड्रामाटिस्ट है, आपसे नहीं कह रहा है कि आप रोइए, आपसे नहीं कह रहा है कि आप जो है देख के डरिए, या यू गेट इन्वॉल्व इन इन फीलिंग्स ऑफ लव, ओके। बट वो कुछ ऐसे सीन्स को, ऐसे इमोशंस को वो आपके अंदर इवोक कराएगा विद द हेल्प ऑफ सम सिम्बल्स, विद द हेल्प ऑफ सम सीन्स, ओके फाइन। सो जिस तरीके से ट्रेजेडी वगैरह में क्या होता है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से हमको क्या होता है, रोना आ जाता है, या कॉमेडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें हंसना आ जाता है, या कोई लव का सीन्स ऐसा होता है कि जिससे हमको प्लेजर फील होता है। ऐसे कई सारी चीज़ें, जैसे कि डर की बात अगर हम करें कि हवा का चलना, गेट का खुलना, उसकी आवाज़ आना, अंधेरा, तो ये सब से क्या होता है, ये हमारे दिल में से क्या होता है, डर पैदा होता है। तो अलग अलग तरीके से आप देखिए, तो ये जो इमोशंस हमारे अंदर जो इवोक हो रहे हैं, ये हमसे सीधे नहीं स्टेट किया जा रहा है कि तुम हंसो या तुम रो या तुम डरो। विदाउट स्टेटिंग, मतलब बिना कहे, अगर रीडर के अंदर एक स्पेक्टेटर के अंदर वो इमोशंस इवोक कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यानी अपने प्ले में किसी तरीके से, किसी सिंबल के मदद से कुछ फीलिंग्स को, इमोशंस को इवोक कराना, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यू आर यूजिंग एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर रिलेटिंग इट इन टू सम पर्टिकुलर एक्शन सो दैट फीलिंग्स में अराइज इन रीडर्स। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी जो टी.एस. एलियट ने दी थी कि इमेजेस का पैटर्न्स, इमेजेस, एक्शन, सिचुएशंस का एक ऐसा पैटर्न अपने जो आप प्ले में देखते हो, वो किसी तरीके से, मतलब बिना स्टेट मतलब यहाँ क्या है, कहना, स्टेटमेंट मतलब बताया आपको, कथन। तो बिना कहे आपके अंदर क्या हो रहा है, वो इमोशंस इवोक हो रहा है, ठीक है, अराइज हो रहा है। गॉट इट? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक इवेंट भी हो सकता है, एक सिचुएशन भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई सिंबल के जरिए आप दिखा रहे हो, ठीक है, ओके, या फिर आपने कोई इवेंट के माध्यम से लोगों को रुलवाना चाह रहे हो या फिर डरवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इधर में भी एन ऑब्जेक्ट और में भी एन इवेंट और सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट? बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। आपने अगर द एम्परर जोन्स पढ़ी हो, तो एम्परर जोन्स में यूज़ किया गया है टॉम टॉम का, ठीक है, जिसको बजाया जाता है, ड्रम होता है। इसके ज़रिए क्या होता है, बताना ये चाह रहे होते हैं कि वॉर स्टार्ट होने वाला है, या एम्परर जोन्स के अंदर की जो गिल्ट है वो दिखाया जाता है। तो किसी सिंबल के ज़रिए अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस कराया जा रहा है रीडर्स के अंदर, तो उसको कहा जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। वर्जीनिया वुल्फ की अगर आपने टू द लाइट हाउस पढ़ी है, तो लाइट हाउस क्या है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है, ओके। इस तरीके से अब हम आगे बात करते हैं, कुछ और तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को, कि एलियट ने ये जो फ्रेज यूज़ किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, दिस इज अ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। ये जो फ्रेज यूज़ किया है, इससे वो कहना ही चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स का, सिचुएशंस का या इवेंट्स का भी, मैंने आपको बताया कि किसी के ज़रिए भी आप कुछ इमोशंस को अराउज करा सकते हो, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ सिचुएशंस या कोई इवेंट्स का एक चेन हो, एक के बाद एक कोई इवेंट्स हो रहे हो, ठीक है, विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन, मतलब वो उस इमोशन का एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना पर्टिकुलर, वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इमोशंस को इवोक कराने के लिए फॉर्मूला का वर्क कौन करेगा, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज़ करोगे, या सिचुएशन यूज़ करोगे, या चेन ऑफ इवेंट्स यूज़ करोगे। बात समझ में आ रही है? तो दैट द पोएट्स फील्स एंड होप्स
टू इवोक इन द रीडर, ठीक है, जो वो रीडर के अंदर इवोक कराना चाहता है। गॉट इट। अब उन्होंने एक चीज़ और बोली आगे, वो ये बताई कि वही आप कोई सिंबल नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब उससे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है इमोशंस को इवोक कराने का, स्टिल यू आर यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट, ओके, या सिचुएशन या फिर कोई इवेंट आप ऐसा रख रहे हो जो आप करना तो दिखाना तो चाह रहे हो कि ये अराउज करने के लिए आपने इसको इस ऑब्जेक्ट का या सिचुएशन का यूज़ किया, लेकिन वो घटना हुई ही नहीं, मतलब कि आपने चाहा कि डर पैदा हो लेकिन लोगों में डर ही नहीं पैदा हुआ। तो कनेक्शन होना चाहिए किसके बीच, वो ऑब्जेक्ट के बीच जो आप यूज़ कर रहे हो या सिचुएशन के बीच जो भी आप एज अ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज कर रहे हो, और उस फीलिंग और उस इमोशन के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? So there must be a positive connection between the emotion the poet is trying to express and the object image situation which helps to convey that emotion। मतलब ऑब्जेक्ट जो आप यूज कर रहे हो, सिचुएशन या फिर कोई इवेंट यूज कर रहे हो, वो और जो इमोशन आपको दिखाना है, उन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब इसी बात को उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि अगर हैमलेट की बात की जाए तो हैमलेट में जो शेक्सपियर ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सही यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, ओके। इसी वजह से एलियट ने उनको क्या कहा कि जो हैमलेट है ना वो आर्टिस्टिक फेलियर है, मतलब कि आर्ट में सीधे नहीं उतरती, आर्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हैमलेट के जो इंटेंस इमोशंस थे उसने वो एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की तरह यूज़ करना चाह रहे थे शेक्सपियर, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको अगर पढ़ी हो आपने हैमलेट तो आपको याद होगा कि हैमलेट जो है पागल होने का नाटक वो इसलिए करता है ताकि लोगों को उस पर भरोसा रहे और संदेह ना हो, मतलब कोई उस पर शक ना करे, और वो अपने अंकल के पास जाकर उससे बदला ले पाए, उसको मार सके। वो इस वजह से पागल हुआ था। लेकिन वो पागल जो होता है उसी से ही राजा को संदेह हो जाता है, यानी कि वो बदला लेना चाह रहा था पागल होकर, लेकिन पागल होने के बाद इस पागलपने से उसके राजा को खुद ही शक हो जाता है। तो कितना अब ऑपोजिट चीज़ दिखाई गई है ना। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो उन्होंने यूज़ किया वो सही नहीं यूज़ किया, उनका जो कनेक्शन है वो फिट नहीं हो पाया। द इमोशन दैट ही वॉन्टेड टू इवोक इन द रीडर्स, वो चाहते थे कि उन्होंने रीडर्स को हैमलेट का पागल होना क्यों दिखाया, क्यों सिंबलाइज किया, ताकि रीडर्स को ये बताया कि अब ये पागल होकर बदला लेगा। लेकिन रीडर्स वेट कर रहे हैं कि अब बदला ले, लेकिन वो बदला ही नहीं ले रहा है। बस समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो जो इमोशंस थे और जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज़ किया है, उसका जो मैडनेस जैसे का जो ऑब्जेक्टिव यूज़ किया है, there is no connection between these two things. That's why he said that Hamlet is an artistic failure. So if the question is asked objective correlative, so you will write this as your adding the answer कि अच्छा रहेगा आपके लिए कि किसने जो है सक्सेसफुल रहा है, किसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आप टू द लाइट हाउस का बता सकते हो, या जो नॉवल आपने पढ़ी है जो आपके दिमाग में है उस वक्त, कि जिस भी लेखक ने, जिस भी ड्रामेटिस्ट ने, जिस भी प्ले राइटर ने अगर किसी ऐसे सिंबल का यूज़ किया है कि वाकई वो काम आ गया है, लोगों में वाकई इमोशंस अराउज हुए हैं उसको पढ़कर, तो आप देखिए द अमेरिकन स्कॉलर वगैरह, इसमें क्या है, वाकई पढ़ के जो है वो चीज़ इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है जो प्ले राइटर सोचवाना चाह रहे हैं, यानी कि इस तरीके से। तो एक अच्छा एग्जाम्पल और एक आप हैमलेट का एग्जाम्पल लिख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सून आई विल कम विद सम अनदर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।